So in the last videos that we have discussed in this UPPCS PYQ series, they were basically tourism. We have discussed all the questions of tourism. We have solved all those questions, and then with the handwritten answers on all the points, framework कैसे आपका सिलेबस से फ्रेमवर्क बनेगा, एक पॉइंट से अगला पॉइंट कैसे जनरेट करना है. अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो पॉवर्टी एलिवेशन का एक पॉइंट हो सकता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो ये तीनों चारों पॉइंट एक साथ आ सकते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट आ सकता है, पॉवर्टी एलिविएशन आ सकता है, लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट तो एक ही बात है. फिर एमएसएमईज़ की बात आप कर सकते हो. तो इस तरीके से, इसी तरीके से रिलीजियस, अगर आपने कोई रिलीजियस टूरिज्म की बात की है तो आप कल्चरल टूरिज्म अगला पॉइंट लिख सकते हो. और किस तरीके से मल्टीपल जगहों पे एक ही पॉइंट्स यूज होते हैं, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हो आप. और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. उसके बाद फिर मिनरल्स वाले क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया. सो अगर आप पहले के वीडियोस देखे हुए हो तो आपको समझ में आएगा कि ये मैं इसलिए बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में. बहुत ब्रीफ में क्या मतलब, एकदम ही 1-2 मिनट के अंदर ये डिस्कशन खत्म कर रहा हूँ कि अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप जाकर के देखो वो वीडियोस जब देख करके आओगे, एंड देन व्हेन वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर, देन आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको, हाउ वी हैव टू गो अहेड, हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस इंटायर पेपर. तो एग्रीकल्चर में मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं. 23 में 3 क्वेश्चंस आए थे. उसके बाद 2018-2021 में एक क्वेश्चन आए थे. 23 तो आपका यूपी स्पेशल का पेपर ही था. अब यहाँ से समझ में आ रहा है क्लियर ये कौन से टॉपिक को हमको प्रियोरिटी देनी है. 23 में एक क्वेश्चन मिनरल का आया था, 23 में एक क्वेश्चन सिर्फ आया था टूरिज्म का, लेकिन 23 में 3 क्वेश्चन आए हैं. अब ये GS 5 और 6 का मिक्सड है. एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो GS 6 में आए हैं, बाकी क्वेश्चन GS 5 में आए हैं. उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे जो चीज़ मैटर करती है, मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है वो है कि एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आए थे, वो भी 3 क्वेश्चन आए थे. तो एग्रीकल्चर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम इसको कोशिश करेंगे कि मतलब पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छे से डिस्कस करें. उसके साथ ही साथ में एग्रीकल्चर का एक ब्रॉडर आइडिया हो जाए. जैसे मिनरल का हमको एक ब्रॉडर आइडिया मिल गया था कि बुंदेलखंड का टोटल एरिया ही 51,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है. बाकी का जो एरिया है वो गैंगेटिक बेल्ट का एरिया है, 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. वहाँ पे मिनरल्स मिलते नहीं है. सारे के सारे मिनरल्स बुंदेलखंड में. बुंदेलखंड इंडिया का जो पेनिनसुला वाला पार्ट है उसका नॉर्दर्न रीजन है. बुंदेलखंड जेनेसिस कॉम्प्लेक्स या बुंदेलखंड ग्रेनेटिक कॉम्प्लेक्स और सोनभद्र वाले एरिया में मिनरल्स मिलते हैं. 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मैंने बताए थे आपको. उसके बाद फिर जो मिनरल्स की इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे वो उसके बारे में बताया था. जैसे ग्लास की इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फिरोजाबाद में, सेरेमिक्स की इंडस्ट्री, डायमेंशनल ग्रेनाइट, सीमेंट ग्रेडेड लाइम स्टोन, उसके बाद फिर पोटास, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे. कोल, प्लेसर डिपॉजिट्स, फेल्ड्स्पार, एंडेल्यूसाइट, डायस्पोर, ये सब चीज़ें. अब ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको पढ़ा, मैंने डिस्कस किया आपके साथ में. अगर आप ये वीडियोस देखते हो, आप इसको 1.5x पे एक दो बार देख लेते हो तो आपको मिनरल टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा. उसको भी मैंने ये भी बताया था कि उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है बुंदेलखंड के लिए. उसी पॉइंट को आप अगर ये पूछ ले सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है उत्तर प्रदेश के लिए, इंडिया के लिए क्या है, सेम सब वो एक ही जैसे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं. कुछ की वर्ड्स से जैसे एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, वो उस तरीके से वो सब हम लोग डिस्कस किया था. अब एग्रीकल्चर टॉपिक हम लोग चालू करते हैं. प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो पहले एक बार जाकर के वीडियोज़ देख लेना. आप चैनल ज्वाइन कर लेना, नाम है लॉजिकल लीप UPPCS. टेलीग्राम ज्वाइन करना. धीरे धीरे करके ये सारा मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. एज ऑफ नाउ आपको बस आराम से बैठना है, या सो करके बैठ करके जैसे भी आराम से ये वीडियोज़ देखो, मल्टीपल टाइम्स ये वीडियोज़ देखो, नोट्स पढ़ो. बाद में आई विल ऑल्सो कीप सम मीटिंग्स जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक को. टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री किसी कोचिंग का हो, चाहे और भी किसी तरीके से हो, या फिर इन PYQs के बेसिस पे अगर मैं खुद से और क्वेश्चंस बना के आपके सामने रखूँ तो वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी डिस्कस करेंगे हम. तो वो आगे की बात है. एज ऑफ नाउ आप बस ये क्वेश्चंस देखो. तो एग्रीकल्चर टॉपिक पे जो 5 क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार ब्रीफली ऊपर से देख लेते हैं. थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स. तो एक ही हेड बनेगा, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश. 2 लोगों के, एक तो फार्मर की चैलेंजेस पूछ रखे हैं, एक ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के चैलेंजेस पूछते तो उसमें फार्मर के चैलेंजेस तो लिखते ही लिखते. तो कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन है. एक चैलेंजेस एंड एक हेडर बनाओगे, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर, और दूसरा बनाओगे मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कैसे इनको सही करें. चैलेंजेस पूछ लिया, कैसे सही करें. उत्तर प्रदेश है प्रोमिनेंट पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स. अब जैसे ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, तो उसमें लिखा हम लोगों ने हेरिटेज आर्क है हमारे पास. फिर हम लोगों ने बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट, उसको वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म है हमारे पास. एंड देन इट्स लाइक अ मिनी इंडिया,
उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद फिर फिल्म टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म के बारे में बात किया हम लोगों ने, मेडिकल टूरिज्म, ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे पूछ रखी थी। यहाँ पे पूछ रखा प्रोमिनेंट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, बताएंगे क्या क्या फूड क्रॉप्स होती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सेम क्वेश्चन है, इवेलुएट द स्टेटमेंट, कुछ लिखना होना थोड़ी है, बस यही बता देना कौन कौन से मेजर क्रॉप्स फूड क्रॉप्स होते हैं, उसके बाद फिर एंड में क्या सिग्निफिकेंस है, फार्मर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ये लिखेंगे। डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन पूछा था बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट के बारे में बताओ, मिनरल्स बताओ कौन से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, उसी तरीके से वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म, नहीं पता होगा नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे कंटेंट काम आता है। पहले दोनों क्वेश्चंस में तो ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट का रोल है, ब्रॉडली आप आंसर अच्छा लिख सकते हो। चैलेंजेस प्रॉब्लम्स ये आप नहीं भी पढ़े होते, उत्तर प्रदेश नहीं लिखा होता, सिर्फ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स लिखा होता, अगर मान लो किसी और कंट्री का नाम लिखा होता, बांग्लादेश का पूछ लेता क्या है चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम, सेम लिख करके आते, कुछ अलग नहीं लिखते यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे फूड क्रॉप्स के बारे में पूछा है, तो इस स्टेटमेंट को इवेलुएट करना, तो कुछ यहाँ पे भी हमको ब्रॉडर लेवल पे पता होना चाहिए किन किन फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश, हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स, ये पूरा अच्छे से टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कब कौन सा लैंड रिफॉर्म का मतलब कब कब आया है। हाउ डज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ इन द स्टेट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019, ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी वगैरह। जेनरिक फ्रेमवर्क से किस तरीके से बड़े आसानी से जीएस का फ्रेमवर्क यूज़ करके एक पॉइंट से अगला पॉइंट जनरेट करके, प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने अभी जैसे जब मिनरल पढ़ा था तो वहाँ पे एक्सपोर्ट के बारे में बात किया था, तभी मैंने कहा था आप एग्रीकल्चर में जाओगे तो वहाँ पे ये एक्सपोर्ट वाला, क्योंकि मिनरल्स आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आओगे तो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या नहीं एक्सपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे हाउ डज उत्तर प्रदेश स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़, अगर जनरली अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने आंसर, मैंने भी नहीं देखा उस आंसर को, तो अगर इस पर जनरली सोचना है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बेनिफिट करेगी, तो फार्मर्स को और एम्पावर करो, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराओ, आप क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को आप प्रमोट करो, इसी तरीके से कोल्ड स्टोरेज चेन बिल्ड करो। ये जनरिक पॉइंट है, आराम से आप बैठे बैठे जनरेट कर सकते हो, बाकी बाद में देखेंगे। डिस्कस द मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट, जो फैसिलिटीज़ भाई अगर किसी भी एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफर कर रही होगी, अगर सब्सिडी ऑफर कर रही होगी तो हॉर्टिकल्चर के लिए भी ऑफर करेगी, फर्टिलाइजर वगैरह पे अगर मान लो गवर्नमेंट दे रही होगी तो हॉर्टिकल्चर पे भी दे देगी, मार्केट के लिए अगर अच्छा कोल्ड स्टोरेज बनवा रही है कि स्टोरेज वगैरह डेवलप करवा रही होगी तो हॉर्टिकल्चर में, तो जो फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर में देगी वही हॉर्टिकल्चर में देगी। हॉर्टिकल्चर में बस हम टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, फ्लावर्स वगैरह अगर कहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो उसके बाद फिर जो फल वगैरह जैसे गुआवा हो गया ये सब होता होगा, ये सब लिख देंगे वहाँ पे, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। जो मेन काम है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से हुए, इसके ऊपर अच्छा ठीक ठाक कंटेंट चाहिए होगा, याद भी करना पड़ जाएगा, और ये प्रोमिनेंट पोजीशन क्यों है प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, ये करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और ये ट्राई करते हैं ना पहले कुछ हम लोग मतलब पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँ और उसके बाद में एंड में जा करके कुछ वैल्यू ऐड वगैरह करवा करके मतलब वैल्यू ऐड, जैसे अभी ये है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर के ऊपर एक ब्रॉडर नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, तो अभी मैं समराइज तरीके से पहले वीडियो में इन नोट्स को डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करना चालू करूँगा। एंड में मैं क्या करूँगा कि एक बार इन सारी चीज़ों को समराइज कर दूँगा, ताकि जब आप रिपीटेटिव मोड पे वीडियोस देखोगे तो आज इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो वेदर कैसा है यूपी का, वार्म टेम्परेट जोन है यूपी, हॉट ड्यूरिंग समर मंथ्स, तराई क्लाइमेट बोथ हॉट एंड ह्यूमिड। उत्तर प्रदेश में 18 डिवीजन से 75 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, रिसोर्सेज वाला वगैरह अवेलेबल है, सस्टेनेबल यूज़ हमको करना लैंड, वाटर और वेजिटेशन का। ये बहुत ही एक जैसे होता है ये वर्ड वॉमिट जैसा है, ये जो मुझे आता गया, जहाँ जहाँ से मैंने जो चीज़ें पाई वो लिख लिया यहाँ पे। अब मैं बैठ करके आराम से अपने आंसर्स में इनको यूज़ करूँगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जोनिंग, इकोलॉजिकल लैंड क्लासिफिकेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइजिंग वेरियस कंपोनेंट्स लाइक सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, वेजिटेशन एंड क्रॉप्स, तो इन सारी चीज़ों को। अब जो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि रेनफॉल, टेरेन और सॉइल, इन तीनों को मिला करके 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, हमारे उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। तराई रीजन है, सेंट्रल वेस्टर्न है, सेंट्रल रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है, ईस्टर्न प्लेन है, विंध्या, बुंदेलखंड है, साउथ वेस्ट सेमी एरिड है और वेस्टर्न। तो ये 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है विद इन उत्तर प्रदेश। विंध्या, ईस्टर्न प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, एक बार यूपी का मैप आप बनाना, उस विद इन दैट मैप इस पूरे एरिया को आप मार्क कर लेना। 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश के अंदर
एक तराई रीजन है, एक सेंट्रल वेस्टर्न है, एक सेंट्रल है, एक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है, एक ईस्टर्न प्लेन है, एक विंध्या है, बुंदेलखंड है, साउथ वेस्ट सेमी एरिड रीजन है, वेस्टर्न है। तो ये 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। सॉइल टाइप्स कौन कौन से यूपी में है? एलुवियल सॉइल है, सॉल्टी सलाइन सॉइल है बुंदेलखंड जोन में, सैंडी लोम सॉइल है बुंदेलखंड जोन के अंदर, रेड सॉइल है विंध्या जोन में, ब्लैक सॉइल हमारा जो है वो बुंदेलखंड में है। तो सारे सॉइल टाइप यहाँ पे मिल ही जाते हैं। एलुवियल मिल जाता है, सॉल्टी सलाइन सॉइल। काम बहुत ज़्यादा ये नहीं आने वाला। अभी जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या चीज़ें काम में आएंगी। लेकिन अब हर जगह की हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह जैसे बाकी लोग ढेर सारा नोट उठा करके इकट्ठा करके दे देते हैं, तो यहाँ पे जो मतलब आपके काम की चीज़ें यहाँ पे वो ये है कि 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ये मैप आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद फिर 18 डिवीजन है, 75 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स है। ये किसी काम का कुछ खास है नहीं। वार्म टेम्परेट जोन है, तराई क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड है। और उसके बाद ये कुछ मेजर क्रॉप्स जैसे सीरियल्स हो गए। खरीफ के टाइम पे पैडी और मेज होता है, रबी के टाइम पे व्हीट बार्ले, और रबी मेज मतलब मेज दोनों टाइम पे होता है। तो जो रबी वाले सीजन में होता होगा उसको रबी मेज बोल दिया। जायद में भी मेज हो जाता है। कोर्स सीरियल में बाजरा, सोरगम, ज्वार, न्यूट्री सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, कॉमर्शियल्स। उसके बाद फिर शुगर केन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें हैं। यूपी का टोटल एरिया 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब देखो वो क्वेश्चन जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो बुंदेलखंड का बताया था 51,000 स्क्वायर किलोमीटर, और नॉर्दर्न रीजन का 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर। जोड़ लो दोनों को, इसी के आस यही है। तो काम आती हैं सारी चीज़ें कि आप लिख सकते हो कि यार बुंदेलखंड इतना रीजन ऑक्यूपाई करता है। ज़्यादातर खेती कहाँ पे होगी फिर? जब मिनरल्स बुंदेलखंड में मिल गए तो बाकी का जो एलुवियल प्लेन है वो तो यही है, नॉर्दर्न प्लेन, तो वहाँ पे फार्मिंग होती है। 4 इकोलॉजिकल जोन से तराई, गंगेटिक प्लेन, भाबर एंड विंध्या। बहुत काम की चीज़ नहीं है। 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 21% इंडिया की फूड ग्रेन का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। 10.8% फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है। 15.4% का वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है। ये कहाँ काम आएगा डेटा? जो हॉर्टिकल्चर वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है वहाँ पे ये डेटा काम आएगा। ये 10.8% हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है, 15.4% वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है, 9.77% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टू इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ये एपीडा का जो डेटा है यहाँ पे। अब 9.77% नहीं, इसको आप ब्रॉडली मतलब 10% आप बता दो कि 10% इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यूपी से होता है। 5th रैंक है, ये याद करने वाली चीज़ है कि यूपी की 5th रैंक है। 10% इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यूपी से होता है। 15% वेजिटेबल्स, 11% के आसपास फ्रूट्स। कुछ भी डेटा है सीधा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 11% याद करो फ्रूट्स वाला, 15% आप इसको याद करो वेजिटेबल्स वाला, 21% इंडिया के फूड ग्रेन्स। यूपी किन किन चीज़ों के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में काम करता है? बुफेलो मीट 54.69%। ये याद मत करो, लीव दिस। बुफेलो मीट 54%, प्रोसेस्ड मीट 50%, एनिमल केसिंग जो भी चमड़े के बेल्ट वगैरह या फिर वो सब बनते हैं। तो उसके बाद फिर वो नेचुरल हनी, उसके बाद फिर फ्लेक्स, ग्रैनुअल्स। यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 इन कोहेरेंस विद नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। ये पॉइंट ही बेसिकली हो जाएगा आपका। बाकी तो ये सब ब्रॉडर डेटा है जो हम लोग के काम में आने वाला है, या फिर कहीं कहीं हम इसका यूज़ कर लेंगे। जैसे प्रोसेस वेजिटेबल्स हम लोग कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं? नेपाल में 35%, जर्मनी में एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कतर। 5 देशों के नाम याद कर लेना, नेपाल, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कतर। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं। 2021-22 का ये डेटा है। वैल्यू ऑफ 18,000 करोड़ रुपीज़ एक्सपोर्ट से कमाए थे। कितना एक्सपोर्ट किया था? 1.84 मिलियन टन टोटल एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से सिर्फ 75% आपको बुफेलो मीट था। बाकी 5% नॉन बासमती राइस, 3.9% मिसलिनियस, और जो भी यहाँ पे है आपका 21% के अराउंड सीरियल्स प्रिपरेशन, ये एक्सपोर्ट किया था हम लोगों ने। तो दिस इज़ एन ओवरऑल डेटा। जैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का, ये देख लिया हम लोगों ने, सिंपल लिख लिया मैंने। न्यू फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट्स। अगर ये वाला पार्ट आपको कम इंटरेस्टिंग लगे, इसको 1.5x पे बढ़ाना, देखते हुए चले जाना आप। बात मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ माई दिस इंटायर वर्क और दिस इंटायर मॉड्यूल इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन PYQ डिस्कशन। मुझे जितना काम था बेसिकली ये नोट्स वगैरह बनाने का, या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जो चीज़ें समझनी थी वो मैंने आपको बता दी। काम आपके सिर्फ इतना ही आने वाला। ये इतना लिख तो लिया मैंने, मुझे खुद पता है आंसर लिखते टाइम ये सब किसी काम आया नहीं था। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये काम आ सकता है कि यूपी में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, एक सुंदर सा मैप बना सकता हूँ मैं। एग्रीकल्चर
सॉइल टाइप, सारे सॉइल टाइप हम यहाँ पे मिलते हैं, मेजर क्रॉप्स कौन है, ये से काम आ सकता है। और कितना हम, ये वाला डेटा आपके काम आएगा कि 21% फूड, इंडियन फूड ग्रेन्स, 11% के अराउंड फ्रूट्स, 15% अराउंड वेजिटेबल्स, उसके बाद फिर 10% जो भी इंडिया का वैल्यू एड, मतलब टर्म्स ऑफ वैल्यू जो भी इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो यूपी से होता है। 5th है यूपी, आफ्टर गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। फिर सबसे ज़्यादा बुफेलो मीट जो होता है उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है। और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है, नेपाल, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। तो मैं पहला एक क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तो बहुत ही सुंदर सा कीवर्ड, अगर ये किसी भी स्टेट के बारे में पूछता है, ग्रीनरी ऑफ इंडिया, सीधा लिख लो। अगर हरियाणा वाले लिखते हैं अपना आंसर, वो भी लिख देते ग्रीनरी ऑफ इंडिया। राजस्थान वाले लिखते हैं तो कोस्ट ग्रीनरी ऑफ इंडिया, कुछ भी बना करके लिख दो यार, बस एक अच्छा सा कीवर्ड याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश प्राइमरली रिफर्ड एज द ग्रीनरी ऑफ इंडिया, बात खत्म। और उसके बाद फिर अगर मुझे थोड़ा बहुत और लिखना पड़ता है, विद 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 60% उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इसलिए एग्रीकल्चरल इकॉनमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर उत्तर प्रदेश। क्या है चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर के? सबसे पहली बात है कि अगर हम बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है 60% इसकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, 5वें नंबर पे है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, अभी पहले बात किया। इसी तरीके से याद होगा 5th है हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। जो नेट एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया था 10% अराउंड इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हुआ था। चैलेंजेस में क्या क्या आएंगे यहाँ पे? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा तो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, 60% लोग, तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग तो होनी है, छोटे छोटे लैंड्स होंगे हमारे पास। ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून। अब एक एक चीज़, जो भी कंपोनेंट्स एग्रीकल्चर के हो सकते हैं, पहला कंपोनेंट एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? फार्मर। देखना है यहाँ पे कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है एग्रीकल्चर के अंदर। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब एग्रीकल्चर में, वो है फार्मर है। फार्मर की लैंड इतनी छोटी है कि एक तो मैकेनाइजेशन में उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में उसके लिए कोई हेल्पफुल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जितना खाना उतना प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट में उसको कुछ प्राइस भी नहीं, मार्केट से भी उसको बहुत कुछ गेन नहीं हो पा रहा है। मानसून पे पानी सबसे ज़्यादा मतलब किसी भी खेत में पानी ही चाहिए, बिना पानी के तो कोई भी फसल नहीं हो सकती है। शुगर केन में भले सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन बाकी भी फसलों में पानी चाहिए। अगर क्रॉप्स में पानी चाहिए तो मानसून पे हम लोगों का डिपेंडेंस है। तो रेनफेड फार्मिंग जो है वो 70% नियर अबाउट ईस्टर्न यूपी जो है वो अभी भी इसी पे डिपेंड है, रेनफेड या फिर ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट है। अब अगला पॉइंट इसी से जनरेट किया, ये पॉइंट मैंने लिखा दूसरा वाला कि मानसून पे डिपेंडेंस है, 70% ईस्टर्न यूपी वो है मानसून पे डिपेंडेंट। अगला पॉइंट क्या होगा? डिक्लाइनिंग वाटर टेबल। भाई ग्राउंड वाटर डिपेंडेंसी है तो मैं अगला पॉइंट लिखूंगा डिक्लाइनिंग वाटर टेबल। अनचेक्ड यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर इन वेस्टर्न यूपी। अभी शुगर केन का नाम लिया मैंने कि शुगर केन में पानी चाहिए, अब यहाँ पे मैंने तुरंत दिमाग लगाया कि भाई शुगर केन का नाम लिख देना, क्योंकि शुगर केन इज़ द हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप। सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ओवर यूज ऑफ केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड रिजल्ट इन पुअर सॉइल हेल्थ। वेस्टर्न यूपी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ विटनेस दिस। डेब्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अब फार्मर्स हैं, पहला वाला पॉइंट क्या था? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। ये वाला पॉइंट क्या है? डेब्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। छोटे फार्म है, मैकेनाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं मिल रही क्रॉप की, तो उसको बार बार जाकर के इनको लोन लेना पड़ता है। बैंक से लोन लेंगे तो गवर्नमेंट उसको फिर इलेक्टोरली यूज़ करती है अपने फ़ायदे के लिए। अगर और से ले रहे हैं वो, तो हायर इंटरेस्ट रेट पे देता है, 40-50% इंटरेस्ट रेट पे देता है। दैट इज़ ऑल्सो लॉस फॉर फार्मर्स। क्रॉप फेलियर, यहाँ भी दिखाया था हम लोगों ने कि मानसून पे डिपेंडेंस है 70% ईस्टर्न यूपी का, तो क्रॉप फेल तो होना ही है। अगर लेट सपोज किसी साल में किसी ईयर में अच्छी बारिश नहीं हुई, अच्छी रेनफॉल नहीं हुई, तो उसमें तो क्रॉप फेल हो जाएगी आपकी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो इसी वाले पॉइंट से मैं अगला पॉइंट जनरेट कर रहा हूँ, क्रॉप फेलियर की बात की। पहला तो डिपेंडेंस है मानसून पे, और दूसरा क्रॉप फेलियर हो जाए, क्रॉप फेलियर की बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। ड्रॉट से भी आ सकती है, फ्लडिंग से भी आ सकती है। तो अब फसल बीमा योजना का यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर उसको ओवरकम करना हो तो ये तो वैसे सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ों को। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड स्टोरेज इशू। कोल्ड स्टोरेज की मैं पहले भी बात कर रहा था, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, क्रॉप हमारी तैयार हो गई है, अब यहाँ पे एक लाइफ साइकिल वाला जो एक अप्रोच लोग जनरली बोल के चलते हैं, वो भी देख सकते हो यार। ये एक्चुअली है मिक्स एंड मैच सारी चीज़ों का। बात बहुत सिंपल से है, जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो यही है कि आप मिक्स एंड मैच करो, जनरली जीएस का फ्रेमवर्क यूज़ करो, स्टेक होल्डर अप्रोच यूज़ कर लो कि यार फार्मर्स हैं, रेनफॉल चाहिए उसको, अगर पानी नहीं मिला तो क्रॉप लॉस की दिक्कत आ सकती है।
डेप्ट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि स्मॉलर लैंड होल्डिंग्स है। इन सबको आपस में कनेक्ट करते जाओ। जहाँ ये 3-4 बार आपने कनेक्ट किया, अगली बार कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तुरंत दिमाग से यही सारी चीज़ें निकलेंगी। अच्छा, डेप्ट की समस्या आ जाएगी, स्मॉलर लैंड होल्डिंग है, मानसून की प्रॉब्लम आ सकती है, वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है, क्रॉप फेलियर की प्रॉब्लम आ सकती है, पुअर इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो बना बचा कुछ बना भी है इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी पुअर है, चाहे इंदिरा कैनल हो गया, चाहे गंगा लोअर गंगा कैनल हो गया। इसके ऊपर इरीगेशन जब हम पढ़ने जाएंगे ना तो वहाँ पे ये पूरी चीज़ें आएंगी, और इरीगेशन का एग्रीकल्चर से क्या कनेक्शन है तब आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन, लिमिटेड एक्सेस टू ड्रिप इरीगेशन, प्रिसीजन फार्मिंग, मॉडर्न मशीनरी। यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम लोगों ने बात कर ली, ड्रिप इरीगेशन, प्रिसीजन फार्मिंग, ये भी तो इरीगेशन से रिलेटेड है। पुअर इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे लार्जर लेवल पे बात कर ली हम लोगों ने। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहाँ पे अडॉप्ट करने ज़्यादातर लोग, तो ड्रिप इरीगेशन एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्रिसीजन फार्मिंग एक अच्छा कीवर्ड है यहाँ पे यूज़ कर लिया। मॉडर्न मशीनरी हम लोगों ने वहाँ भी बात किया कि जहाँ पे लेसर फार्म होल्डिंग्स है वहाँ पे मशीनरी यूज़ करने में दिक्कत आती है। लो प्रोडक्टिविटी, नेशनल एवरेज के नीचे प्रोडक्टिविटी है। क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी जो है, ईस्टर्न यूपी हैज़ विटनेस डेफिशिएंट रेनफॉल इन रिसेंट ईयर्स। तो अब यही तो बात चल रही थी कि मानसून पे डिपेंडेंसी है, अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज वाले पॉइंट को लेकर के आ गए हम लोग। और क्लाइमेट चेंज आपके GS3 का एक पार्ट है ही है। प्रोडक्टिविटी, ईल्ड, ये तो जब जहाँ भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, ईल्ड, ये सब अपने आप ही आ जाता है। फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज, ये अच्छे कीवर्ड्स हैं। रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, ये सब हम लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा। अवेयरनेस वाला मैंने कहाँ पे यूज़ किया था ये कीवर्ड, आप जा करके देखना पुरानी वीडियोस, वहाँ पे समझ में आएगा आपको। विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिड सीड, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट। तो अब जब यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात हो रही थी, अब जैसे ये क्वेश्चंस लिखते लिखते बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन अपने आप आपको दिखेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स है उसी का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में अब जैसे यहाँ पे दोनों को साथ में मिला करके लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप उसका सॉल्यूशन अलग से लिखना कि सबसे पहले क्या करना है। जो वे फॉरवर्ड मैंने लिख रखा है उसको नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। वैसे एक सेपरेट हेडर बनेगा, हेडर के नीचे आपको इसको एक्सपैंड करके लिखना है, क्योंकि डेंस कंटेंट डेंस है ये अपने आंसर्स अपने आप में। तो मेरे पास इससे ज़्यादा वो स्पेस नहीं बचा था, मतलब 3 पेज का ऑलरेडी हो गया, तो देन आई क्लोज दिस आंसर। लैंड कंसोलिडेशन, क्यों, फ्रेगमेंटेड लैंड है तो उसको लैंड कंसोलिडेशन करो, चेकबंदी वगैरह जैसे करवाते हैं उस तरीके से, उससे फार्म मैकेनाइजेशन में हेल्प मिलेगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी उस पर काम कर सकेंगे, लार्ज स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी वहाँ पे हो सकती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये तो हर चीज़ का सोल्यूशन फार्मिंग में जहाँ भी आएगा कोऑपरेटिव फार्मिंग आपको लिख ही देना है। एफिशिएंट इरीगेशन, वही बोल रहे थे, जैसे ड्रिप इरीगेशन हो गया या फिर प्रिसीजन फार्मिंग हो गई, उस तरीके से एफिशिएंट इरीगेशन। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया। जब इरीगेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे कीवर्ड्स हमको मिलते चले जाएंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और भी जैसे AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो आप। इस तरीके से लाइक यू हैव ऑलरेडी, मतलब हम लोगों ने ये पहला वाला क्वेश्चन कवर कर लिया। तो ओवरऑल जो हमको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, एक तो प्रधानमंत्री जो सॉल्यूशन के फॉर्म है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप लॉस को कवर करने के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इरीगेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बाद फिर लैंड कंसोलिडेशन, उसके बाद लैंड रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करना चाहिए जिससे डिस्प्यूट्स ना हो फार्मिंग वगैरह में, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, एफिशिएंट इरीगेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड, उसके बाद वाटर शेड, उसके बाद फिर AI वगैरह टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, वर्टिकल फार्मिंग जैसे होता है, इन सब चीज़ों का, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश हैज प्रोमिनेंट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री। अब ये क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। धीरे धीरे करके ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। एज ऑफ नाउ जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि फार्मर्स के क्या चैलेंजेस हैं वो आप देख लेना एक बार और, बस मैं 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करवा देता हूँ। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती हैं, छोटे लैंड होल्डिंग्स होती हैं। मानसून पे बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस होता है। कैसे, मैंने बताया कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग कैसे याद करो आप फार्मर्स एग्रीकल्चर को बेसिकली एक फ्रेमवर्क में देखो कौन कौन से इसके स्टेक होल्डर्स हैं। फार्मर्स हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून, डिक्लाइनिंग वाटर टेबल, सॉइल डिग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, वेस्टर्न यूपी में तो बहुत ज़्यादा है। डेट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। छोटे लैंड है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है नहीं, वहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। मार्जिनल फार्मर्स हैं यहाँ पे। क्रॉप फेलियर की इशू आती है, वहाँ पे सोल्यूशन के फॉर्म में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जब वे फॉरवर्ड या फिर सोल्यूशन क्या करना चाहिए।
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड स्टोरेज इश्यूज़, यहाँ पे लाइफ साइकिल अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो कि क्रॉप रेडी हो गई, उसके पहले आप ये फॉलो कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती। फार्मर एक स्टेक होल्डर है, मानसून एक स्टेक होल्डर के फॉर्म में है एग्रीकल्चर में। पोस्ट हार्वेस्ट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, वो भी एक स्टेक होल्डर के फॉर्म में काम करता है। पुअर इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी है। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन, low productivity, climate change vulnerability, policy implementation gap, lack of research and extension services. These are the all points जो हम लोगों ने डिस्कस किए. So thank you so much for for watching this video till the end. I will very soon come up with the rest of the questions and complete this topic of agriculture. I assure you कि आप मार्केट में जा करके चाहे जितनी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, चाहे जितने ज़्यादा आप मतलब ये मटेरियल कंटेंट वगैरह पढ़ लो, बट जब तक ये अप्रोच नहीं फॉलो करोगे कि मेरे क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछ रखी हैं, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, और क्या मेजर्स लिए जाए उसके इंप्रूवमेंट के लिए, और उसको मैंने किस तरीके से फ्रेमवर्क के फॉर्म में सोचा, डिस्कस किया, तो तब तक ये आप नहीं कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर जा करके, क्योंकि एन ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट आप याद नहीं कर सकते हो। किसी भी कीमत पर आप उतना ज़्यादा कंटेंट याद नहीं रख सकते हो आप। सो थैंक यू सो मच. Very soon I will bring the next video.